शब्द होता है राज व्यवस्था, इंग्लिश में वैसे इसे बोलते हैं पॉलिटी। राज व्यवस्था समझते हो? एक शब्द होता है राज व्यवस्था और एक शब्द होता है राजनीति। दोनों शब्द एक ही है या अलग अलग है? कोई बता सकता है थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर, 30 सेकंड के अंदर, राज व्यवस्था क्या है, राजनीति क्या है? किसी को पता है? हाँ बताइए। चलो मैं ही बता देता हूँ, फिर लास्ट में आपसे पूछेंगे। एक शब्द है राज व्यवस्था, एक शब्द है राजनीति। हमारे जो राजनेता जिनको हम चुन करके संसद में भेजते हैं या विधानसभा में भेजते हैं, वो जो बड़ी बड़ी हवाबाजी करते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं कि भेजा है फूल तुम्हें खत में, ये खत नहीं मेरा दिल है सनम, वो जो राजनीति होती है उसे बोलते हैं राजनीति। वो राजनीति करते हैं। लेकिन ये जो राज व्यवस्था है ये बहुत ही अलग शब्द है। यानी कि या तो राज्य को, अब यदि हम राज्य के बारे में बात करें या देश के बारे में बात करें, देश को कैसे चलाना है तो वो हो जाएगी देश की राज व्यवस्था, और राज्य को किस प्रकार से संभालना है, मुख्यमंत्री कैसे काम करेंगे, मंत्री परिषद कैसे काम करेगी, कार्यपालिका क्या काम करेगी, व्यवस्थापिका क्या काम करेगी, न्यायपालिका क्या काम करेगी, ये सब संविधान में लिखा हुआ है। यानी कि हमारे देश का या हमारे राज्य का किस प्रकार से पूरी शासन व्यवस्था चलेगी उससे हम क्या बोलते हैं, राज व्यवस्था बोलते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे देश को किस में बांटा जाता है, राज्यों में। राज्य को किस में बांटा जाता है, राजस्थान में। बताओ किस में बांटा जाता है? राजस्थान को जिलों में नहीं बांटा गया, संभाग में बांटा गया। संभाग के बाद जिले आते हैं, जिले के बाद उपखंड आता है, उपखंड के बाद तहसील आती है, तहसील के बाद गांव आता है। तो हर क्षेत्र का अलग अलग क्या होता है, शासन होता है। तो शासन किस प्रकार से चलाते हैं, कार्यपालिका क्या काम करेगी, व्यवस्थापिका क्या काम करेगी और न्यायपालिका क्या काम करेगी, इसको बोलते हैं राज व्यवस्था। तो आज हम सामान्य राज व्यवस्था का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। यानी कार्यपालिका क्या होती है, व्यवस्थापिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, राज्यपाल क्या होता है, मुख्यमंत्री क्या होता है, एमएलए क्या होता है, एमपी क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा क्या होती है, संसद क्या होती है, उनके बारे में सामान्य से शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि जब तक आपको ये शब्द नहीं पता है कि मैं एमएलए बोल रहा हूँ आप क्या समझ रहे हो, मैं एमपी बोल रहा हूँ आप क्या समझ रहे हो, ये जब तक आपको शब्द बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे तो तब तक आपको राजनीति पढ़ने का कोई महत्व नहीं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप में से थोड़े दिनों में रिजल्ट आएगा, किसी के 90 बनेंगे, किसी के 95 बनेंगे। तो 95% बनना, देखो व्यक्ति के पास दो क्षमताएं होती है। एक उसका मेमोरी लेवल अच्छा होता है, जिसकी 94-95 बनते हैं, इसका मतलब उसकी याद करने की क्षमता क्या है, बहुत अच्छी है। आप में से कुछ लड़के या लड़कियां ऐसे होंगे जो किताब को एकदम लाइन टू लाइन रट लेते हैं, टीचर को लगता है वाह क्या दम है इसके दिमाग में। और एक व्यक्ति वो होता है जो रटना नहीं जानता है लेकिन बात को समझना जानता है कि बात का अर्थ क्या है, मतलब क्या है। जैसे आपको एग्जाम्पल में देता हूँ, मान लीजिए आप सड़क के ऊपर जा रहे हैं, तो सड़क के ऊपर एक भाटा रखा हुआ है, एक पत्थर रखा हुआ है, उसको सोच करके आपके दिमाग में क्या बात आएगी, आपको मैं 4 ऑप्शन देता हूँ। पहली बात है उस भाटे को हम वहीं पर पड़ा रहने देंगे, हटाएंगे नहीं। दूसरा ऑप्शन है उस भाटे को हम खड़ा करेंगे और किसी के माथे में भतीड़ देंगे। तीसरी बात है हम उस भाटे को उठाएंगे और अपने माथे में भतीड़ देंगे। और चौथा ऑप्शन है उस भाटे को उठा करके हम क्या रखेंगे, किनारे रख देंगे। आप इसमें से कौन सा मतलब यूज करोगे ऑप्शन? चौथा। क्या था चौथा? अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या सच में आपने कभी ऐसा किया है? वैसे हमने ऐसा कहा था, भाटे बहुत होते हैं। आप ये कह सकते हो कि सर रास्ते में बीच में हम तक कोई किनारे पे भाटा होता है, कांटा होता है, उसको हमने बीच में तो रख दिया होगा, ये तो बात मुझे पता है कि किनारे पे किसी ने नहीं रखा होगा। तो मतलब आपको बातों को समझना है, मतलब हकीकत में बात सही कौन सी है, बात गलत कौन सी है, इसे कहते हैं आपका बौद्धिक लेवल अच्छा है। जब आपको पता चल गया कि ये बात सही है, ये बात गलत है, इसका मतलब आपके अंदर बौद्धिक लेवल अच्छा है और आपने एकदम याद कर लिया, इसका मतलब आपका मेमोरी लेवल अच्छा है। तो मेमोरी लेवल के साथ साथ 12th तक आपका मेमोरी लेवल ही चलता है, आपको बातें रटनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। लेकिन 12th के बाद जब आप कंपटीशन में आते हो तो आपका मेमोरी लेवल ठीक ठाक साथ देता है, लेकिन बातों को आपको समझना भी बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको पूछूंगा, पहले पढ़ूंगा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। फिर राजस्थान में ये कैसे मैं कहूँगा कार्यपालिका राजस्थान में कौन है तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कार्यपालिका का मतलब मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद, ये कार्यपालिका है। व्यवस्थापिका कौन है, राजस्थान में जो विधानसभा है वो व्यवस्थापिका या विधायिका है। मैं कहूँगा न्यायपालिका राजस्थान में कौन है न्यायपालिका, राजस्थान का हाईकोर्ट। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। अच्छा ये ठीक है ना, इसका मतलब आज हम राजस्थान के नॉर्मल शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले
वैसे राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए सरकार 3 अंगों की जरूरत होती है, आपको पता है ना। एक राज्य के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं वो 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं इस कार्यपालिका को। एक होती है व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर। इंग्लिश मीडियम का तो कोई स्टूडेंट है इसमें? इंग्लिश मीडियम का हिंदी चलेगी, इंग्लिश में बोलो बाद में, हिंदी ठीक है। और तीसरी होती है जुडिशरी, न्यायपालिका। ये राज्य व्यवस्था के आवाज निकली, बाद में आनंद मानेंगे। ये राज्य व्यवस्था के 3 अंग होते हैं। अगर किसी राज्य के अंदर पूरा शासन चलाना है, कार्यपालिका भी चाहिए, व्यवस्थापिका भी चाहिए और न्यायपालिका भी चाहिए। और हालांकि तीनों के बीच शक्तियों का विभाजन भी किया गया है कि कार्यपालिका ये काम करेगी, व्यवस्थापिका अलग से ये काम करेगी और न्यायपालिका अलग से ये काम। लेकिन तीनों एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं। हालांकि तीनों के काम अलग अलग है। कार्यपालिका का काम अलग है, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। घर में होता है ना, भाई का काम, जैसे आप हॉस्टल में रहते हो तो कोई बर्तन धोता है, कोई सब्जी काटता है, कोई कांदा काटता है, कोई रोटी घड़ता है, तो अलग अलग सबके काम होते हैं। तो उसी प्रकार से कार्यपालिका जो है उसके काम अलग है, व्यवस्थापिका के अलग है, न्यायपालिका के अलग है। बाद में आप अच्छे से समझेंगे। लेकिन तीनों एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं। जैसे जो कार्यपालिका है, अगर ये कोई काम गलत कर देती है तो व्यवस्थापिका रोकती है। व्यवस्थापिका अगर कोई कानून गलत बनाती है तो न्यायपालिका इसको रोकती है। तो तीनों अलग अलग काम भी करते हैं, एक दूसरे को नियंत्रण भी स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। कुछ मैं शब्द लिख लेता हूँ, थोड़े से आपसे पूछूंगा, फिर मैं उसको अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहले मैं जैसे कि विधानसभा, दूसरा शब्द है विधान परिषद। अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पहले आप समझो। पॉलिटी में शब्द महत्वपूर्ण है। विधानमंडल, एक शब्द है लोकसभा, राज्यसभा, इसको बोलते हैं संसद। ये नीचे लिख लेना राष्ट्रपति है ना, इसमें राष्ट्रपति भी होता है। नहीं आ रहा है, मैं बाद में लिख लूँगा। और हम समझेंगे एमएलए, कोष्टक में लिख लेना विधायक। एक होता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सांसद। एक शब्द मैं आपको अंतर में थोड़ा सा बताऊंगा। एक को लिखा विधेयक, एक होता है विधायक। एक शब्द है समता, एक शब्द है समानता। बाकी एक शब्द यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक शब्द होता है भाषण और एक होता है, क्या होता है, अभिभाषण। तो आज हम ये 10 शब्द है, इनके बारे में चर्चा करेंगे और प्रैक्टिकल समझेंगे कि हकीकत में राजस्थान में कैसे क्या होता है। ये व्यक्तिगत रूप से हम प्रैक्टिकल समझेंगे। अच्छा, ये हमारा एमएलए है, ये एमपी है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, ये विधानसभा है। एक एक बातों को हम अच्छे समझेंगे। और अगर आपको कोई थोड़ा सा भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, सर यहाँ पर मुझे थोड़ा डाउट है, मुझे समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विधानसभा के बारे में, ठीक है। राजस्थान के एक होती है विधानसभा, एक है विधान परिषद। जो वर्तमान में राजस्थान के अंदर है इसको बोलते हैं विधानसभा। और ये जो विधानसभा है, विधानसभा के अंदर जो लोग बैठते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्लास है, क्लास के अंदर आप जो लोग बैठे हुए आपको हम क्या बोलेंगे, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी। उसी प्रकार से जो हमारे देश राजस्थान की जो विधानसभा है, विधानसभा में जो लोग यानी जो बैठते हैं उन लोगों को हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे एमएलए। क्या बोलेंगे, मेंबर यानी सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। किसका सदस्य, विधानसभा का सदस्य, कानून बनाने वाली असेंबली का सदस्य। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विधायक बोलते हैं। फिर मैं एक शब्द और समझाऊंगा, विधेयक और विधायक में अंतर क्या है, इसे बोलते हैं विधायक। तो राजस्थान में अभी क्या है, विधानसभा है। एक शब्द होता है विधान परिषद। विधान परिषद राजस्थान में हालांकि अभी नहीं है, लेकिन गहलोत जी ने 2011 के अंदर राजस्थान में विधान परिषद का सृजन के लिए
राज्यसभा में क्या भेज दिया था, एक बिल भेज दिया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई चर्चा हमने की नहीं है। तो विधान परिषद अभी तक हमने इसको बनाया नहीं है। राजस्थान में 6 राज्यों में हालांकि पहले से है, जम्मू कश्मीर में अभी नहीं है। तो विधान परिषद राजस्थान में नहीं है। और विधानसभा और विधान परिषद दोनों को मिलकर के हम क्या बोलते हैं, विधान मंडल। ये बीड़ी वाला मंडल नहीं है, बड़ी देसाई और छोटी देसाई वाला मंडल नहीं है, ये विधान मंडल है। यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों को क्या बोलते हैं, विधान मंडल बोलते हैं। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, शायद आपने कभी पढ़ी होगी कि राजस्थान में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसको बता सकता है? मतलब हर चीज के दो पहलू होते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर राजस्थान में विधान परिषद होनी चाहिए, तो कोई कारण भी तो बताओ। दूसरी बात है सर राजस्थान में विधान परिषद नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में भी आपके पास तर्क होनी चाहिए। इसे बोलते हैं मैच्योरिटी, बौद्धिक लेवल। आप में से कौन मानता है कि सर विधान परिषद होनी चाहिए? कौन मानता है? कोई नहीं मानता, सब चाहते हैं नहीं होनी चाहिए। बताओ एक बार, चलो एक दो बार तर्क दो क्यों होनी चाहिए। राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है। हाँ, और दूसरे राजस्थान में बहुत सीटें हैं, तो सीटें भी ज़्यादा है। एक राजस्थान नहीं सीटें तो पहले से बहुत ज़्यादा है, फिर सीटें बढ़ाने की क्या जरूरत है। सीटें ज़्यादा, तो राजस्थान में अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व है। ठीक, ये मैं बताता हूँ। पहली बात है कि विधान परिषद होनी चाहिए, हमें हर बात की सम आलोचना करनी, अच्छी बातें भी बतानी और बुरी बातें भी बतानी। अभी आप मत लिखो, मैं लिखने का टाइम दूंगा। मतलब समझ में आ गया ना, लिखने की कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो रिकॉर्डिंग पड़ी यूट्यूब में। तो मैं विधान परिषद मतलब इसकी हमें सम आलोचना करनी है, अच्छी बातें भी बतानी है, बुरी बातें भी बतानी है। पहली बात है हमने कहा विधान परिषद होनी चाहिए। जैसे सेंटर में हम कहते हैं ना लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पर हम जो लोकसभा के अंदर लोगों को चुन करके भेजते हैं, राज्यसभा में हम चुन करके नहीं भेजते। राज्यसभा के अंदर जो भी लोग होते हैं ना, वो सारे के सारे इंटेलिजेंट लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं। इसका मतलब एक कोई कानून बनाए, एक तो सीधा साधा व्यक्ति जिसको ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है वो कानून बनाए, एक व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, जिसके पीएचडी की हुई है, नेट की है, जेआरएफ की है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो राज्यसभा में बैठते हैं। एक व्यक्ति जो साधारण कानून बनाते हैं, साधारण लोग होते हैं, और दूसरे व्यक्ति जो पढ़े लिखे लोग हैं राज्यसभा में बैठे वो कानून बनाएंगे। तो आप मेरे को बताइए अच्छा कानून कौन बनाएगा? इसका मतलब राज्यसभा में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। उसी प्रकार से ये जो विधान परिषद है ना, ये इसमें भी पढ़े लिखे ही लोग होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्य में विधान परिषद इसलिए होनी चाहिए कि अगर कोई विधानसभा कानून बनाती है, उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा, वहाँ पर अगर विधान परिषद को लगे तो उसके अंदर अगर कोई बातें में संशोधन करना है, उनको अच्छे तरह से कानून को बनाना है, तो विधान परिषद उसमें अच्छे से संशोधन कर सकती है। क्योंकि विधान परिषद में पढ़े लिखे लोग होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि विधान परिषद होनी चाहिए। लेकिन हम कहते हैं और दूसरा कारण क्या है, क्यों होनी चाहिए? मान लेते हैं जैसे नहीं होनी चाहिए, अब ये कह दिया हमने होनी चाहिए, अब हमने कहते नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? जैसे विधानसभा एक तो बनी हुई है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिल आता है, वो बिल पास होता है 4 महीने में। कितने महीने? विधानसभा से 4 महीने में कोई बिल पारित हुआ, कहाँ गया? विधान परिषद में। और विधान परिषद में कितने महीने और लगे? 3 महीने। मतलब जो बिल 4 महीने में पास होने वाला था वो अब कितने महीने में पास होगा? 7 महीने में। इसका मतलब टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये क्या हो गया, हमें नुकसान हो गया, नागरिकों को या वहाँ के जो राज्य के निवासी उनको लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, अगर विधान परिषद बनाएंगे तो पहले इसके लिए एक और अलग से पूरी बहुत बड़ी संस्था बनानी पड़ेगी, और संस्था में कम से कम 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ रुपए लगते हैं। दूसरी बात है, इसके अंदर जितने भी लोग बैठेंगे, मान लेते हैं 70 लोग बैठेंगे, तो 70 लोगों को क्या देना पड़ेगा? प्रति महीने सैलरी देनी पड़ेगी, पेमेंट देना पड़ेगा। वैसे भी राज्य के अंदर पहले से भी हमारे पास राजस्व की कमी है, बजट की कमी है, ऊपर से राज्य सरकार का खर्चा क्या हो जाएगा? और ज़्यादा घट जाएगा, बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि बहुत सारे जो नेता है ना, वो कहते हैं कि विधान परिषद होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे नेता है वो बूढ़े हो चुके हैं, उनको लगता है कि विधानसभा में तो हम उनको सदस्यता दे नहीं सकते, तो कहते हैं कि विधान परिषद बना दो, और हम अपने जो सगे संबंधी है ना उनको कहाँ भेज देंगे? विधान परिषद के अंदर भेज देंगे। वो कहते हैं हमारा अगर कोई भाई भतीजा होगा तो हम उसको कहाँ भेज देंगे? विधान परिषद में भेज देंगे। इसलिए कुछ लोग चाहते हैं कि विधान परिषद होनी चाहिए, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं विधान परिषद की क्या जरूरत है, बिना फालतू का सरकार का बजट बढ़ जाएगा, वैसे भी सरकार हमारी घाटे में चलती है, हर बार सरकार क्या करती है? राजस्थान की सरकार के ऊपर पता है कितना कर्जा है वर्तमान में? बहुत करोड़ों में कर्जा है। इसलिए कहते हैं कि ये और नहीं बनानी चाहिए। हो सकता है टाइम से पढ़े लिखे लोग होते ना, वो भ्रष्टाचार भी क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा करते हैं। इसलिए विधान परिषद नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास पता होना चाहिए अच्छी बातें क्या है, बुरी बातें क्या है। इसलिए हम कह सकते हैं अभी विधान परिषद नहीं हो तो ही ठीक है।
तो विधानसभा में जो लोग बैठते हैं उनको बोलते हैं एमएलए, हिंदी में बोलते हैं विधायक। अब हम आते हैं लोकसभा और राज्यसभा के पास। लोकसभा के अंदर छोटे मोटे लोग बैठते हैं जिनको हम चुन करके भेजते हैं ना, ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग नहीं होते, इसलिए इसमें सीधे साधे सिंपल लोग बैठते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं लोकसभा यानी कि निम्न सदन। क्यों? इसमें एक सीधे साधे लोग ही होते। ये जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा के अंदर क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, उच्च सदन, हायर हाउस बोलते हैं। तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, तो ये और लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर जो लोग बैठते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एमपी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में बोलते हैं सांसद। संसद इसको ठीक है, एमपी और हिंदी में बोलते हैं इसको सांसद। तो एक बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो विधानसभा में बैठते हैं उसको बोलते हैं एमएलए, जो विधानसभा में बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं, एमएलए, हिंदी में बोलते हैं उसको विधायक। और जो संसद में, देश की संसद में यानी कि दिल्ली में बैठते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य, हिंदी में बोलते हैं उसको सांसद। तो ये बात आपको समझ गई कि एमएलए क्या होता है, एमपी क्या होता है। ये क्या हो गया, चलो आगे वाला एक शब्द है, वापिस मैं बता देता हूँ। एमएलए का हिंदी में होता है विधायक, जो कहाँ पर बैठता है, राज्य की विधानसभा में बैठता है, उसको बोलते हैं विधायक। एमपी क्या होता है, सांसद। ये कहाँ पर बैठता है, देश की संसद में बैठा है, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी बैठ सकता है, कहते हैं सांसद। तो एक शब्द होता है विधेयक, एक शब्द होता है विधायक। ये तो मैंने आपको बता दिया विधायक क्या होता है, जो विधानसभा में बैठता है। एक शब्द ये विधेयक, इसके बारे में किसी को कुछ पता है? कानून का कच्चा रूप, कानून का कच्चा रूप। बिल्कुल सही बात है। देखो राज्य के अंदर जो कानून बनाती है सरकार को, अब मान लेते हैं राज्य का शासन चलाना है, तो शासन चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, कानून की जरूरत होती है, मतलब नियम बनाने पड़ते हैं। जैसे घर है, घर के अंदर भी अगर मान लेते हैं हमें शासन चलाना है तो पापा के द्वारा, मम्मी के द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं। अच्छा सुबह उठना है, आज ये बनाना है, इतना इतना अपना खर्चा आना चाहिए, घर का भी तो प्लानिंग होती है ना, वैसे नहीं, वैसे जैसे होते वैसे चला लेते हैं। तो राज्य तो बहुत बड़ा है, राजस्थान राज्य तो बहुत बड़ा होता है, उसको चलाने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। उस प्लानिंग को करने के लिए हमें क्या, जैसे अभी उत्तम क्लासेज है, यहाँ पर भी पूरे नियम बने हुए, फर्स्ट क्लास कौन लेगा, सेकेंड क्लास कौन लेगा, थर्ड क्लास कौन लेगा, पूरा नियम बनेगा। तो इतना बड़ा राज्य है, इस राज्य को चलाने के लिए भी क्या बनाने पड़ते हैं, नियम और कानून बनाने पड़ते हैं। और ये नियम और कानून कौन बनाता है, विधानसभा बनाती है। लेकिन जब इनको कानून बनाना होता है, कोई नियम बनाना होता है, उनको एक पेज के ऊपर, एक खाली पन्ने के ऊपर ये बातें लिख करके लाते हैं। अच्छा हमें इन बातों के ऊपर क्या बनाना है, कानून बनाना है। तो कानून बनाने से पहले वो जो पेज के ऊपर जो ड्राफ्ट तैयार करके, कच्चा पन्ना तैयार करके लेके आते हैं कि हमें इस बात को लागू करके क्या बनाना है, कानून बनाना है। कानून बनने से पहले वो जो ड्राफ्ट आता है, वो जो कच्चा पेज आता है नियमों का, उस नियमों को हम क्या कहते हैं, बिल या विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं, विधेयक। और इस विधेयक के ऊपर जब राज्यपाल की क्या लगती है, सील लगती है, मुहर लगती है, सिग्नेचर होते हैं, तो वो विधेयक किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो कानून में कन्वर्ट हो जाता है, एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। एक शब्द तो आपने खूब सुना होगा, एक शब्द है समता और एक शब्द है समानता। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक ही है, अलग अलग है? एक ही। तो मैंने क्यों लिखा है अभी, अलग है तभी तो लिखा है। कौन मानता है एक है? चलो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक शब्द है, ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, एक आवाज नहीं। आपने आर्टिकल 14 पढ़ा, आर्टिकल 14 क्या है, कानून के समक्ष समता है या समानता है, कानून के समक्ष समता है, न कि समानता। देखो ध्यान दो, एक शब्द है समानता, एक शब्द है समता। मान लेते हैं आपके पास 10 रोटी है, कितनी रोटी है, 10 रोटी है, और आपके मान लेते हैं आपके अंडर में नीचे 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति बैठे। आपके पास 10 रोटी है और आपके पास नीचे 5 व्यक्ति है। अगर आप इन 10 रोटियों को 5 व्यक्ति में 2 बराबर रोटियों में बांट देते हो, सभी को 2-2 रोटी बांट देते हो, इसका मतलब क्या है, समानता है। इसका मतलब क्या है, समानता का मतलब होता है भले कैसा भी व्यक्ति हो, सभी को बराबर 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 भागों में बांट दो, ये हो गई समानता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वलिटी। और एक शब्द है इक्विटी, इसी को हम एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास 10 रोटी है और 10 रोटी और 5 व्यक्ति है। मान लेते हैं एक व्यक्ति जिसको सबसे ज्यादा भूख लगी हुई, हो सकता है उसको मैं 3 रोटी दूं, एक व्यक्ति जिसको कम भूख लगी हुई उसको मैं 2 दूं,
एक व्यक्ति जिसको मतलब न के बराबर भूख लगी, हो सकता है मैं आधी या एक दूं, इसका मतलब व्यक्ति को जितनी आवश्यकता है मैं उसको उतना ही वस्तु का संसाधन कर रहा हूँ, उसका वितरण कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? समता की बात कर रहा हूँ। समानता के अंदर कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, सभी को बराबर बराबर बांट दो। लेकिन समता के अंदर क्या होता है? व्यक्ति को साथ न्याय संगत तर्क संगत भेदभाव किया जा सकता है। अगर आप भेदभाव कर रहे हो लेकिन तर्क संगत भेदभाव है, न्याय संगत भेदभाव है, तो आप कर सकते हो। इसलिए कुछ लोगों को आपको पता है रिजर्वेशन मिला हुआ है। रिजर्वेशन क्यों मिला हुआ है? समता के आधार पर मिला हुआ। अगर समानता के आधार पर होता तो सबको क्या मिलता? रिजर्वेशन मिलता है। समानता का मतलब सबको मिल रहा है। समता, जिनको आवश्यकता है तो आवश्यकता के अनुसार बांट दो, तो वो क्या होती है? समता होती है। आज तक आपको नहीं पता था, ये बात नहीं पता चली? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, समानता और समता में, समता के साथ भेदभाव होता है कैसा? न्याय संगत तर्क संगत भेदभाव किया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और एक है भाषण और अभिभाषण। ये क्या होता है? ये क्या मामला है? एक है भाषण, ये भी आपने बहुत पढ़ा होगा। पढ़ा कभी आपने? सुना है? मुझे पता है। क्या होता है भाषण? क्या होता है जरा पता? देखिए, भाषण वो होता है जब आप अपने खुद के विचार लोगों के सामने रखते हो। जब आप अपने खुद के विचार लोगों के सामने रखते हो तो उसे बोलते हैं भाषण। और जब किसी और के विचार, मान लेते हैं जैसे हम 15 अगस्त 26 जनवरी के ऊपर कोई फंक्शन करते हैं, स्पीच तैयार करते हैं और हमें टीचर लिख के देता है लेकिन बोलते हैं हमें, उसे क्या बोलते हैं? अभिभाषण। ये खुद के विचार होते हैं, किसी दूसरे के विचार होते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति उसको पढ़ता है, उसे बोलते हैं अभिभाषण। तो भाषण खुद के विचार, अभिभाषण दूसरे के विचार होते हैं। हम 15 अगस्त पे कोई भाषण टीचर से लिखवाते तो वो हमारा क्या है? अभिभाषण होता है। तो मोस्टली राज्यपाल हमेशा क्या देते हैं? अभिभाषण ही देते हैं। तो ये इतने शब्द आपको 10 शब्द समझ में आ गए? ठीक है ना? एक बार मैं वापस थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम थोड़ा सा फिर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में नॉर्मल जानकारी शेयर करते हैं आपसे। थोड़ा सा 2-4 सवाल से पूछ लेता हूँ। अच्छा, राजस्थान की विधानसभा में जो लोग बैठते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं? विधायक। अच्छा, विधायक और विधेयक दोनों में अंतर क्या है? एक एक सही बोला करो, वरना क्या मुझे पता ही नहीं चलता कौन क्या बोल रहा है। चलो, समता, अच्छा कोई इसी से पूछ लेता हूँ। फर्स्ट नंबर बता, समता और समानता में अंतर क्या है? हिंदी समझ में आती है? इंग्लिश बोलो आती है? समता और समानता में अंतर क्या है? आवश्यकता के अनुसार वस्तु का वितरण किया जाता है। ठीक है, तो ये बातें आप नॉर्मली समझ गए होंगे। चलो अब हम नॉर्मली जानकारी थोड़ी सी और शेयर करते हैं आपके साथ। एक शब्द है राज्यपाल, एक शब्द है मुख्यमंत्री। एक होता है राजनीतिक अधिकारी, नीतिक अधिकारी, और एक होता है प्रशासनिक अधिकारी। नोट्स आप यूट्यूब देख के वापस बना देना। प्रशासनिक, बस आप समझो, बातों को समझो रियल में क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, ये बातों को हम देखते हैं। एक होता है राजनीतिक अधिकारी और एक होता है प्रशासनिक अधिकारी। राजनीतिक अधिकारी वो होता है जिसको हम वोटों के माध्यम से चुनते हैं, उसे हम बोलते हैं राजनीतिक अधिकारी। और प्रशासनिक अधिकारी वो होता है जो कंपटीशन का एग्जाम देते हैं। जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ बनेंगे तो आप कौन से अधिकारी होंगे? प्रशासनिक अधिकारी। तो आज से उनको कौन सा अधिकारी समझना है? प्रशासनिक अधिकारी समझना है। यानी कि जो व्यक्ति वोट के माध्यम से अधिकारी बनता है उसे हम बोलते हैं राजनीतिक अधिकारी। तो जो व्यक्ति कंपटीशन का एग्जाम देकर के तैयारी करके फिर कोई अधिकारी बनता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं। जैसे मेरे को एग्जांपल, जैसे कि मान लेते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, वो प्रशासनिक अधिकारी है या राजनीतिक अधिकारी है? क्यों राजनीतिक अधिकारी है? वोटों से। एक कलेक्टर प्रशासनिक अधिकारी है, राजनीतिक अधिकारी? अच्छा, मेरे को गांव का सबसे बड़ा राजनीतिक अधिकारी कौन होता है? गांव का
प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? वीडियो ग्राम विकास अधिकारी। यानी कि जो राजनीतिक अधिकारी होता है उसका काम होता है पूरे विकास का ध्यान रखना, किस किस जगह विकास करना है, क्या करना है, और विकास के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। यानी कि पैसों का जो हिसाब किताब रखता है वो कौन रखता है? प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति, इसको पता है कैसे हिसाब किताब करना है। इसका मतलब राजनीतिक अधिकारी जो कहता है इस क्षेत्र में इतने पैसे खर्च करने, इस क्षेत्र में इतने पैसे खर्च करने, और इसका जो हिसाब किताब पूरा रखता है वो रखता है प्रशासनिक अधिकारी। राज्य का सबसे बड़ा राजनीतिक अधिकारी कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो सबसे बड़ा राज्य का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? राज्यपाल। कोई एग्जाम देकर के आता है क्या? राज्य का पूछ रहा हूँ, जिले का थोड़ी पूछ रहा हूँ। वो तो मुख्य सचिव होता है। कौन होता है? राज्य का सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के अंडर में सारे कमिश्नर है, कलेक्टर है, एसडीएम है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सारे मुख्य सचिव के अंडर में काम करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव, और राज्य का सबसे बड़ा राजनीतिक अधिकारी वो कौन होता है? सीएम होता है। सीएम का मतलब या ठीक है। तो ये हम समझ गए। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं राज्यपाल के बारे में और मुख्यमंत्री के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। उसके बाद हम पूरी व्यवस्था के साथ एकदम व्यवस्थित कार्यपालिका स्टार्ट करेंगे। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। देखो, राज्य के अंदर दो जो सबसे बड़े पद है, एक पद है राज्यपाल का और एक पद है मुख्यमंत्री का। दोनों ही सर्वश्रेष्ठ पद है। आप ऐसे समझिए, एक घर में हमारे राज्यपाल है वो कौन है? हमारे पिताजी। जो घर में मुख्यमंत्री है वो कौन है? माता जी। अच्छा लगेगा, पापा मम्मी के लिए। अब मान लेते हैं घर का जो सबसे बड़ा राज्यपाल को हम कह सकते हैं कि घर के पिताजी है, और मुख्यमंत्री को हम कह सकते हैं घर की क्या है? माता जी। जितने भी काम होते हैं घर के, मान लेते हैं जैसे आपको किसी के घर पे जाना है तो आप उसके पिताजी का एड्रेस लेते हो या उसकी मम्मी का एड्रेस लेते हो? माता के नाम पे एड्रेस लेकर के घर जाते हो, पिताजी का एड्रेस चाहिए ना। तो राज्य के अंदर जितने भी काम होते हैं, सरकार जितने भी काम करती है, सारे के सारे काम किसके नाम पर होते हैं? राज्यपाल। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल के अंदर, जैसे मानते हैं कोचिंग है, अब कोचिंग के अंदर शायद मैंने तो शायद टीचर कर रहे हैं, नाम किसका जाएगा? पप्पू राम जी जादू का नाम जाएगा। मतलब सारे काम जो हो रहे हैं उनके नाम पर ही हो रहे हैं। मतलब काम मेहनत कौन कर रहा है? स्टूडेंट और टीचर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नाम किसका आएगा? पप्पू राम जी का नाम आएगा। इसका मतलब जिनके नाम पर सारे काम किए जाते हैं उसे हम कह सकते हैं राज्यपाल। तो राज्य के अंदर जितने भी काम होते हैं सारे के सारे किसके नाम पर होते हैं? राज्यपाल के। हकीकत में सारे काम कौन करता है? मुख्यमंत्री। जैसे कि मम्मी होती है, घर के सारे काम तो वैसे मम्मी करती है, लेकिन नाम किसका चलता है कि पिताजी कर रहे हैं। हकीकत में सारे काम कौन करती है? मम्मी करती है। मम्मी के पास पैसे कहाँ से आते हैं पता है? सारे काम करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? कोई अच्छी किसी कवि ने कल्पना की कि 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी हुई तो कहते हैं 7 नवंबर को एक पति ने अपने पत्नी से कहा कि थोड़े से पैसे दे दे, मुझे काम के लिए बाहर जाना है। तो लुगाई जो होती है ना, हमारी मम्मी हमेशा पापा की कसम खाती, थोड़ी होगन घर में जेब खान वास्ते क्यों नहीं है। वो कहते हैं कि जैसे ही 8 तारीख को नोटबंदी लगी, कहते हैं उनके पास इतना अनूठा रुपया निकला, इतना अनूठा रुपया निकला कि पूरा भारत जहर खा सकता था। इतना हमारी मम्मी के पास क्या निकला था? पैसा निकला था। तो घर का वास्तविक मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता, आप समझ सकते हैं, तुलना उसके मम्मी से कर सकते हैं, और राज्यपाल पिताजी से तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझिए कि ये जो राज्यपाल है ये इसके नाम पर सारे काम होते हैं। तो इसका मतलब ये संविधान का क्या होता है? संविधान ने कहा है कि राज्यपाल के नाम पर सारे काम किए जाएंगे। इसका मतलब राज्य का जो प्रमुख संवैधानिक प्रमुख होता है, संविधान ने प्रथम व्यक्ति बोला है, वो किसको बोला है? राज्यपाल को बोला है। राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। और मुख्यमंत्री ये वास्तविक प्रमुख होता है। सारे काम इसके नाम पर किए जाएंगे, लेकिन वास्तव में सारा काम करेगा कौन? मुख्यमंत्री करेगा। तो आप समझ गए इस बात को? ठीक है, वेरी गुड। एक दो बात मैं और आपको समझा देता हूँ। एक थोड़ा सा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बारे में वापस बताता हूँ। एक शब्द है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। देखो, सबसे पहले हम आते हैं व्यवस्थापिका के ऊपर। राजस्थान में व्यवस्थापिका कौन है? राजस्थान की जो विधानसभा है उसको हम क्या कहते हैं? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के लिए एक और शब्द भी आ सकता है, विधायिका। एक ही शब्द है।
तो राजस्थान के अंदर जयपुर में जो विधानसभा है उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है, व्यवस्थापिका या विधायिका है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से विधानसभा, राजस्थान में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, यानी कि हम जो 200 लोगों को चुन करके जो विधानसभा में सबसे पहले भेजते हैं, जिनको हम कहते हैं एमएलए, हमने क्या भेजे, एमएलए। अभी किसके चुनाव होते हैं, एमएलए के थे, एमपी के थे, एमपी के थे, वो सांसद के चुने। तो सबसे पहले हम विधानसभा के अंदर 200 लोगों को चुन करके भेजते हैं। इसको बोलते हैं कि इनका क्या हुआ है, निर्वाचन हुआ है। क्या हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आपने अभी देखा कि राजस्थान में अभी 199 सीटों पर चुनाव हुए थे, लगभग शायद एक सीट है गंगानगर की, वो खाली रह चुकी थी। इसका मतलब वहां पर क्या वापस निर्वाचन होगा क्या, वहां पर निर्वाचन नहीं होता है, वहां पर वापस क्या होता है, उनके लिए जो होता है, उनके लिए निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं करते, उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं उप निर्वाचन। क्या कहते हैं, हालांकि प्रोसेस तो सेम ही है, प्रोसेस में कोई अंतर नहीं है। जब 200 व्यक्तियों का या उसमें से जो भी एक दो कम है, उस समय जो एक साथ होते हैं उससे बोलते हैं निर्वाचन। लेकिन बाद में जो बचे हुए होते हैं, हो सकता है टाइम मान लेते हैं, जैसे राजस्थान में अभी 200 एमएलए चुन गए, उसमें से एक दो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई भ्रष्ट आरोप होता है, जैसे अभी आप प्रज्वल रेवन्ना है, वो वापस भाग गया कहीं, पता नहीं, हो सकता है उसके लिए वापस क्या होगा, उपचुनाव। मान लेते हैं 200 एमएलए, उनका पद पे रहते हुए 2-3 तो टपक जाते हैं, यमराज के पास 2-3 तो टपक जाते हैं, उनको ऑनलाइन टिकट निश्चित ही निकलती है। एक दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो चुनाव के अंदर धांधली करते हैं, फर्जीवाड़ा करते हैं, जीत जाते हैं, या तो एक दो किसी की जो इसकी मशीनें होती है वो चुनवा देते हैं और जीत जाते हैं। तो क्या करते हैं, जब पता चलता है लोगों को, कहीं ना कहीं से पता चल जाता है, तो वो क्या करते हैं, तो हाई कोर्ट जो होता है या सुप्रीम कोर्ट होता है या चुनाव आयोग है, उनके चुनाव को क्या कर देता है, रद्द कर देता है। तो अब मान लेते जैसे 5 सीटें खाली हो गई, अब तो 195 बचे, 5 सीटें खाली कर दी क्योंकि उनके ऊपर कोई ना कोई दाग था, भ्रष्टाचार का आरोप था। अब ये जो 5 व्यक्तियों का वापस चुनाव होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उनका उप निर्वाचन हो रहा है। क्या हो रहा है, उनका उप निर्वाचन। तो निर्वाचन जो एक साथ व्यक्तियों का होता है, उप निर्वाचन जब कोई सीटें वापस खाली रह जाती है, उनके ऊपर वापस चुनाव करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उप निर्वाचन। आप ऐसे समझ सकते हैं, एक शब्द है राज्यपाल। जो राज्यपाल, जो राज्य का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन दिल्ली के अंदर राज्यपाल नहीं है। विधानसभा होती है, वहाँ पर राज्यपाल भी होता है, लेकिन दिल्ली के अंदर क्या नहीं है, राज्यपाल नहीं है। तो राज्यपाल के लिए वहाँ पर राज्यपाल नहीं, तो वहाँ पर कौन सा पद है, राज्यपाल की जगह पर उपराज्यपाल है। क्या है, अब यहाँ पर हालांकि वो काम तो वैसा का वैसा ही करता है, लेकिन शब्द क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो राज्य के अंदर जो होता है वो राज्यपाल है, और जो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर होता है उसे बोलते हैं उपराज्यपाल। हालांकि दोनों के काम जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, तो शब्द बस चेंज कर दिया, बाकी प्रोसेस सेम ही है। निर्वाचन आयोग। अच्छा मेरे को ये बताइए, तो राजस्थान में जो चुनाव है, जो अभी एमएलए के चुनाव हुए, वो एमएलए के चुनाव कौन करवाता है, भारत निर्वाचन आयोग। चाहे राज्य निर्वाचन आयोग, वो किसके चुनाव करवाता है, पंचायती राज और नगर पालिका के, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव करवाता है। वो भी आपके टॉपिक में, वैसे आपके 3 से 4 टॉपिक है पॉलिटी में, 8 दिन की क्लासेज है, और मैं मैराथन लगाऊं तो 1 या 2 दिन में हो जाएगा, इसलिए मैं 3-4 दिन ही हूँ। इतने 4 ही टॉपिक है पॉलिटी में, और कितने पॉलिटी में 4 टॉपिक ही आपके। आपको पता है 4 टॉपिक कौन से पॉलिटी में, नहीं पता, मैं बता देता हूँ, रुको एक मिनट। पहले हम पर चलो व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ते हैं, लास्ट में आपको टॉपिक बता दूंगा कौन कौन से 4 टॉपिक। सबसे पहले व्यवस्थापिका, राजस्थान में व्यवस्थापिका कौन है, विधानसभा है। इसके अंदर जो लोगों को चुन करके भेजते हैं उसे हम बोलते हैं एमएलए, यानी कि विधायक। अब इन 200 लोगों को हमने एमएलए के रूप में, विधानसभा के रूप में भेज दिया। अभी इधर देखो, ये बाद में देख लेना, पढ़िए, नाम क्या। अब यहाँ पर व्यवस्थापिका के अंदर राजस्थान में विधानसभा है, विधानसभा के अंदर हमने 200 एमएलए को चुन करके भेज दिया। ये क्या बन गई, अभी हमारी क्या तैयार है, व्यवस्थापिका तैयार है। पीछे ध्यान से सुनो, भी पूछूंगा। अब मान लेते इन्हीं एमएलए में से, इन्हीं 200 व्यक्तियों में से कुछ व्यक्तियों को क्या बना दिया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, इन्हीं 200 लोगों में से कुछ लोगों को क्या बना दिया जाता है, मंत्री। इन मंत्रियों को क्या बोलते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। और हकीकत में सरकार का जो आप कहते हो ना, सरकार हकीकत में कौन होती है,
कार्यपालिका ही होती है। और जब बहुत सारे मंत्री आते हैं तो मंत्री आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं। अगर एक व्यक्ति को मंत्री बोलेंगे तो मंत्री होगा, तो सारे मंत्री आपस में मिल जाते हैं, उसे बोलते हैं मंत्री परिषद। उसमें भी अलग अलग मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री होते हैं। तो यहाँ पर कार्यपालिका का मतलब क्या है, जितने मंत्री है यानी कि मंत्री परिषद। हकीकत में सारे काम कौन करता है, मंत्री परिषद ही पूरी सरकार काम करती है। तो कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, मंत्री। व्यवस्थापिका का मतलब क्या होता है, 200 MLA, जिसे आप बोलते हैं विधानसभा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्यपालिका बनती है ना, वो कहाँ से बनती है, विधानसभा के अंदर से जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से क्या बनती है, कार्यपालिका बनती है। इसका मतलब ये है कि ये जो कार्यपालिका है इसके अंदर से ही बनी है। इसका मतलब ये जो कार्यपालिका है ना, हमेशा किसके अंडर में काम करती है, व्यवस्थापिका के अंडर में काम करती है। इसका मतलब व्यवस्थापिका कभी भी चाहे इनसे क्या पूछ सकती है, प्रश्न पूछ सकती है, सवाल पूछ सकती है, अलग अलग प्रकार के सवाल पूछती है। नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछती है, बड़े क्वेश्चन भी पूछती है। एक प्रकार से आप समझो मौखिक क्वेश्चन भी पूछ सकती है और लिखित क्वेश्चन भी पूछ सकती है। मौखिक का मतलब होता है कि आप हाथों हाथ जवाब दे सकते हैं, एक एक लाइन के, दो दो लाइन के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें बोलते हैं मौखिक क्वेश्चन। जैसे बताइए कि राजस्थान में अभी कितना क्या रिजल्ट रहा, चुनाव आपका बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, तो शिक्षा मंत्री से पूछेंगे, कोई भी विधानसभा का कोई सदस्य MLA, बताइए राजस्थान का रिजल्ट कैसा रहा, तो हाथों हाथ बता सकता है। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछे जो बहुत काफी लंबा होता है, उसको 14 दिन पहले कोई भी MLA जिसको लगता है कि नहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछना है, जैसे कि राजस्थान में वर्तमान में शिक्षा की क्या स्थिति है, एजुकेशन की क्या स्थिति है, तो कहेगा कि माननीय महोदय राजस्थान में अभी शिक्षा की स्थिति बहुत ही बेड़ा गर्क है। क्यों, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो मोस्टली इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं ना, उन्होंने क्या कर दिया, पढ़ाई का बेड़ा गर्क कर दिया। क्यों, अभी शायद दो साल पहले की बात है, जो इंग्लिश मीडियम का जो रिजल्ट आया था ना, एक लड़की के साथ 99% बनते, 99.80 या 85 बनते, लगभग वो एक नंबर मतलब छूट जाता है। अब 99% बनते तो मोस्टली क्या उनके पास आती है, मीडिया वाले लोग आते हैं। तो मीडिया वाले उसको बता ही देते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है, आपको 99.85 बने, तो लड़की जोर जोर से रोने लगती है। भाई खुशी के बाद में किस लिए रो रही है, उसने कहा कि सर मेरा एक नंबर कट गया। अब मीडिया वाले ने पूछा भावुकता के साथ कि ये इतना महान काम कैसे हुआ कि आपका एक नंबर कट गया, तो कहते कि सर मैंने कुछ दिन क्या चला लिया था, इंस्टाग्राम के ऊपर रीलें बना ली थी, रीलें देख ली थी, इसलिए मेरा एक नंबर कट गया। अगर मैंने रीलें नहीं देखी होती, इंस्टाग्राम नहीं चलाया होता, तो मेरे कितने परसेंटेज बनते, 100 के 100। तो इंग्लिश मीडियम वालों को तो भरपूर नंबर आते हैं। इसलिए हमारी सरकार जो मोस्टली राजस्थान सरकार है वो भी क्या करती है, बच्चों को नंबर देने का ज़्यादा प्रयास करती है। क्यों, क्योंकि अगर हमने राजस्थान सरकार अगर नंबर नहीं देगी तो इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा नंबर आते हैं। तो जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में चले जाओ, सारे के सारे आपको इंग्लिश मीडियम वाले मिल लेंगे। क्यों, परसेंटेज के आधार पर मेरिट निकलती है। तो हमारा जो राजस्थान का टॉपर होता है ना, जिसके 90 बनते हैं, उनको भी मेरिट में नंबर नहीं आता है। तो कहते हैं एक बार अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात 2012-13 की, उसमें जो राजस्थान का टॉपर था ना, वो राजस्थान की यूनिवर्सिटी में जाता है अपना एडमिशन के लिए, उसका मेरिट नंबर आता ही नहीं। वो कहता बंदा मैं राजस्थान का टॉप रह चुका हूँ, फिर भी मेरा नंबर नहीं आया। तो हाई कोर्ट के अंदर क्या लगा दी, याचिका लगा दी। तो राजस्थान के लोगों ने फिर शिक्षा मंत्री को बोला, तो शिक्षा मंत्री ने क्या बोला, बच्चों को अपने राजस्थान वालों को नंबर है पूरे भर भर के, तो इसलिए आपको लगता है कि हमारे जो 90 बन रहे हैं, 95 बन रहे, ऐसे नहीं बन रहे। सरकार कहने क्या है मकसद है, ठीक है ना। बाकी आप रियल में देखोगे जिनके अभी ऐसे भी है, आपके 12th में 90-95 आप में से निकलेंगे, लेकिन जब आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे ना, तो आपको पता चलेगा भाई कितने नंबर बन रहे। हिंदी में आपको 100 में से 100 आ रहे हैं, 99 नंबर आ रहे हैं। 100 में 100 का मतलब क्या, हिंदी में आप इतनी भी मात्रा गलत नहीं करती, आपको 100 में आ रहे हैं, लेकिन हकीकत में हिंदी में 100 में से 100 नहीं आ सकते, पॉलिटी में 100 में 100 नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी सरकार आपको मतलब ऐसा महसूस करवा रही है आप क्या हो, बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट हो, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मतलब होशियार हो। 10th में लोगों के 90 बनते हैं, पेरेंट्स को क्या लगता है, अच्छा हमारा बेटा इतना होशियार है, हमें तो आज पता चला। फिर उनको क्या कहाँ भेज देते हैं, कोटा भेज देते हैं, दिल्ली भेज देते हैं। उसको हकीकत में सब कुछ पता है कि मैं कितना मतलब पानी में हूँ, कितना मैं ऊपर हूँ। फिर माँ बाप को लगता है कि नहीं हमारा बेटा बहुत ही होशियार है, फिर उसको कोटा भेजते हैं, घर वर भेज करके, जब 1-2 साल के बाद बेटा वापस जा करके घर पे भेज करते हैं। तो इसका मतलब ये जो कार्यपालिका बनती है ये कहाँ से बनती है, मैं ज़्यादा तो नहीं फेंक रहा हूँ, आपको नहीं लगता टीचर ज़्यादा हवाबाजी करता है। तो ये जो कार्यपालिका है ये कहाँ से बनती है, ये व्यवस्थापिका के अंदर से ही बनती है। इसलिए कार्यपालिका हमेशा व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है, हमेशा जवाबदारी होती है।
इसलिए यहाँ के लोग कभी भी इनसे क्या पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। तो ये बात समझ गए। तो आप बोलोगे सर इसमें से कितने अधिकांश लोगों को क्या बनाया जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है। तो अधिकांश जितने होते हैं उसका कितना 15% कितना होता है, कोई बता सकता है? 30। यानी कि अधिकांश 30 मंत्री क्या हो सकते हैं, कार्यपालिका में जा सकते हैं। जैसे ही 31 व्यक्ति हो गए तो 31 को या तो फिर वापस एमएलए बना देंगे या उसको हमेशा के लिए टिकट निकाल कर क्या भेजेंगे, घर भेज देंगे कि आपने नियमों को क्या किया है, उल्लंघन किया है। इसका मतलब जो 200 एमएलए होते हैं उसमें से कार्यपालिका में अधिकांश कितने लोग जा सकते हैं, 15% जा सकते हैं। 15 नहीं 15% है। जैसे मान लीजिए मैंने जनसंख्या कर दी 300, जैसे यूपी की लगभग 400 है। आप बोलोगे मैं जिसको पूछूं 400 का 15% कितना होता है, कितना होता है, 60 ही होता है। 30 का डबल 60 ही होगा ना, 400। इसका मतलब अगर 400 एमएलए हैं, 400 राजस्थान की राज्य की विधानसभा में 400 एमएलए, तो अधिकांश कितने मंत्री बन सकते हैं, 60 मंत्री बन सकते हैं। हालांकि इतने बनाते नहीं, 40 से 20 25 30 ही बनाते हैं। कम से अधिकांश 15% ही मंत्री बन सकते हैं। उन मंत्री को हम क्या बोलते हैं, कार्यपालिका बोलते हैं। तो एक शब्द होता है न्यायपालिका, जिससे राजस्थान का जैसे क्या है, हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट क्या है, राजस्थान में न्यायपालिका काम करता है। अच्छा मेरे को ये बताइए कि जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना जोधपुर में क्यों की गई, दिल्ली में उस जयपुर में भी तो कर सकते थे ना, किसी को पता है, बताइए। तो मैं बताता हूँ, जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में क्यों है पता है किसी को? इसलिए क्योंकि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ 1 नवंबर 1956 को पूरा राजस्थान बना, तो कहते हैं कि राजस्थान की राजधानी कौन सी रखें। राजधानी का मतलब होता है कि सारे स्टेट के काम होते हैं, वो कहाँ से होते हैं, राजधानी से ही होते हैं। कि कहते हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर होनी चाहिए। जो उसमें बड़े बड़े नेता थे उन्होंने कहा राजस्थान की राजधानी कौन सी रखो, जयपुर रखो। तो जोधपुर वालों के उस समय बहुत ज्यादा मतलब शक्तिशाली राजा थे, हनुमान सिंह जी बहुत थे, जोधपुर का प्रभाव था। तो आसपास के बीकानेर वाले रियासतों पर भी जोधपुर का प्रभाव, उसमें मारवाड़ बहुत बड़ा था। तो जोधपुर वालों ने कहा कि अगर राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहेगी तो हम कहाँ चले जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर चले जाएंगे। अगर फिर जोधपुर पाकिस्तान गए तो बाड़मेर जाएगा, नागौर, पाली, जैसलमेर, ये सारे इलाके कहाँ चले जाएंगे, पाकिस्तान। तो हमारे जो बड़े नेता थे ना उनको पता था, क्योंकि राजधानी हमेशा सुरक्षित स्थान पर होनी चाहिए। अगर जोधपुर में हम अपनी राजधानी बसा देंगे, पास में किसका है, हमारा पड़ोसी मित्र को बैठा है, पाकिस्तान कभी भी मिसाइल अटैक कर सकता है, हमें ध्वस्त कर सकता है, हमें सीधा कहाँ भेज सकता है, ऑनलाइन टिकट निकाल सकता है। इसलिए हमने कहा कि राजधानी हमारे साथ जयपुर होनी चाहिए। लेकिन जो मारवाड़ के लोग हैं, जो जोधपुर के लोग होते हैं, कैसे लोग होते हैं, बहुत ही भले लोग होते हैं, भले लोग होते हैं ना। जो जोधपुर वालों के नाम पर, मारवाड़ के नाम पर अच्छे अच्छे लोग रखते हैं। पता है आपको, कोई कहा नहीं है ना, एक जो मारवाड़ी व्यक्ति था, मारवाड़ी के बारे में कहते हैं कि जहाँ न पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे बैलगाड़ी, और जहाँ न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। मारवाड़ी आपको दुनिया के हर क्षेत्र में मिल जाएगा। व्यापार में सबसे जो इंटेलिजेंट होता है मारवाड़ी ही होता है। कहते हैं कि एक बार दो व्यक्ति, एक चाइनीज और एक मारवाड़ी आपस में यात्रा कर रहे थे रेल के अंदर। तो चाइनीज लोग आपको पता है वो मच्छर ऐसे जीते खा लेते, कीट जो भी होते। तो कहते हैं कि मारवाड़ी और चाइनीज दोनों यात्रा कर रहे थे। तो कहते हैं अचानक से कोई कीड़ा होता है शौचालय से बाहर से कहीं से उठ करके आ जाता है। तो कहता है तो चाइनीज होता है थोड़ा सा फुर्तीला था, खड़ा होता है, फटाक से उस कीट को पकड़ के कच 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 खा लेता है। तो मारवाड़ी को शुरू कर गया छी थू ऐसा गंदा। तो चाइनीज को समझ गया अच्छा इसको मुझे ये अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर 10 मिनट के बाद में आपस में से हिंदी में बात हुई, फिर दूसरा कोई कीट पकड़ आता है। अब चाइनीज को लगा नहीं अब की बार मैं आराम से पकड़ूंगा, क्योंकि मारवाड़ी तो पकड़ेगा नहीं। अब मारवाड़ी बहुत होशियार था, अब की बार जैसे ही दूसरा कीड़ा आता है मारवाड़ी फटाक से खड़ा होता है, फटाक से पकड़ता है और चाइनीज को बोलता है ले कितने में खरीदेगा इसको। तो मारवाड़ी जो लोग होते हैं ना बिजनेस के मामले में क्या होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं। तो मारवाड़ी से हमेशा बच करके रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया तो हम बात करें थे न्यायपालिका की, हाई कोर्ट की। तो लोग उन्होंने बोला कि मारवाड़ के लोग होते हैं वो सीधे साधे लोग होते हैं, भले लोग होते हैं। हालांकि वो हमें बेवकूफ़ बना रहे थे लेकिन बना नहीं पाए। उन्होंने कहा कि अच्छा राजधानी तो हम जयपुर ही रखेंगे, ऐसा करते आपको क्या देते एक न्यायपालिका दे देते, राजस्थान का जो हाई कोर्ट होगा वो हम कहाँ स्थापित कर देते, जोधपुर के अंदर स्थापित कर देते। इसलिए जोधपुर के अंदर हाई कोर्ट बना। लेकिन एक इसकी जो बेंच है, इसकी जो पीठ है वो कहाँ है, जयपुर में। क्यों पीठ है, क्यों स्थापित वहाँ पर की गई जयपुर में? क्योंकि अगर मान लेते, क्योंकि जयपुर के अंदर एक बेंच नहीं होगी, एक पीठ नहीं होगी, मान लेते कोई व्यक्ति थे जयपुर के पास बैठा है, धौलपुर है, भरतपुर का, वहां का व्यक्ति, क्या वो सीधा, क्योंकि राजस्थान ये इस प्रकार का।
मान लेते यहाँ पर हाई कोर्ट है, जोधपुर है, और जयपुर यहाँ पर है। अब मान लेते कोई व्यक्ति धौलपुर का है, कोटबारा का है, धौलपुर का है, करौली का है, क्या वो ठेठ यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ सकता है? क्या इतना लंबा सफर तय कर सकता है? इसलिए उन्होंने सोचा कि कम से कम इतना लंबी दूरी कौन तय करे, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक इसकी जो बेंच है, एक पीठ है, यहाँ पर हम स्थापित कर लेते हैं। इसलिए इसकी एक बेंच कहाँ पर है? जयपुर के अंदर स्थापित की गई। तो आपको पता है न्यायपालिका हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। क्या हो? हो गया? चल 5 मिनट रुको, बस ये तो नहीं है किसी की? चलो ठीक है, तो आज हम कंप्लीट करते हैं। सेव कैसे करते हैं पता नहीं, मैंने कभी किया नहीं। जब किसको पता है सेव? रिकॉर्डिंग तो बंद कर दो, रिकॉर्डिंग हो गई।